यार फाइनेंशियल ईयर 2026 के लास्ट क्वार्टर में यानी जनवरी 2026 से मार्च 2026 में सेंसेक्स 85,000 से गिर के 71,000 पे आ गया और निफ्टी ने भी 26,000 का अपना रिकॉर्ड तोड़ा और 22,000 पे आकर बैठ गया। और अभी भी सेंसेक्स और निफ्टी दोनों प्रेशर में हैं जब हम मई एंड में बैठे हैं। और कहां पिछले साल इस सेम टाइम पे सेंसेक्स 90,000 क्रॉस कर जाएगा ये बातें चल रही थी। इतना ही नहीं, फंड मैनेजर्स तो अभी भी यही बोलते हैं कि बस ये वॉर एंड होने दो, सेंसेक्स तुरंत ही 2 साल के अंदर 1 लाख क्रॉस कर जाएगा। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि शेयर बाजार जो इतना धड़ाम से गिर रहा है पिछले क्वार्टर से, क्या ये सिर्फ वॉर रिलेटेड पैनिक सेलिंग की वजह से है या फिर भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ की कहानी बहुत तेजी से कमजोर होती जा रही है। सब कुछ डेटा के साथ देखते हैं कि कहां क्या हुआ, फिर आप खुद डिसाइड करना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्च 2026 क्वार्टर में इंडियन स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ी रीशफलिंग हुई है और इस रीशफलिंग की कहानी इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि मैं नहीं चाहता कि आप इसका एक भी सेकंड मिस करो। तो पहले बेसिक से शुरू करते हैं कि शेयर मार्केट में जो हो रहा है वो हुआ क्यों। तो दिसंबर 2025 में निफ्टी 500 कंपनीज की टोटल मार्केट कैप यानी टॉप 500 जो कंपनीज हैं उनकी टोटल वैल्यू 4,659 बिलियन डॉलर्स की थी। ये जेन्युइनली बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है। लेकिन मार्च 2026 तक आते आते सिर्फ 3 महीनों में ये मार्केट कैप गिर के रह गई 3,924 बिलियन डॉलर्स की। ये अभी भी बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन सिर्फ 3 महीनों में 745 बिलियन डॉलर्स हवा में गायब हो गए। इस लॉस को ऐसे समझो कि हमारे पूरे देश की एनुअल जीडीपी कुछ 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स की है। तो बेसिकली मार्केट ने 3 महीनों में इंडिया की एनुअल जीडीपी का 1/5 हिस्सा खो दिया। अब यहां पे मेजॉरिटी लोग पैनिक कर जाते हैं, लेकिन हम लोग स्मार्ट हैं, हम ये समझना चाहते हैं कि ये क्यों हुआ। तो चलो इसको समझने के लिए पहले शेयर मार्केट के 5 बड़े कैरेक्टर से मिलते हैं जो ये पूरी कहानी चलाते हैं। कैरेक्टर नंबर 1, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी एफपीआईज। ये वो लोग हैं जो अमेरिका, यूरोप, सिंगापुर या बाकी दुनिया से इंडिया में पैसा लगाते हैं और मार्च क्वार्टर में इन लोगों ने 17 बिलियन डॉलर्स के स्टॉक्स बेचे इंडियन शेयर बाजार से, जो क्लियरली बताता है कि इन लोगों का मूड काफी ज्यादा ऑफ था हमारी मार्केट को लेके। सेकेंड कैरेक्टर है डीआईआईज यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये हैं हमारे अपने लोग जैसे म्यूचुअल फंड हाउसेज, इंश्योरेंस कंपनीज और बैंक्स। जब एफपीआईज भाग रहे थे तो ये लोग खरीद रहे थे कितना, 27 बिलियन डॉलर्स वर्थ के स्टॉक्स। मतलब एफपीआई ने 17 बिलियन डॉलर्स निकाले और डीआईआईज ने 27 बिलियन डॉलर्स डाले। डीआईआईज ने लिटरली मार्केट को गिरते हुए पकड़ लिया। देखा जाए तो ये काफी बड़ा हीरो मोमेंट था हमारी मार्केट के लिए। कैरेक्टर नंबर 3 जो है म्यूचुअल फंड्स। ये डीआईआईज का एक पार्ट है। तुम जब एसआईपी करते हो जैसे एक्सिस म्यूचुअल फंड में, एसबीआई म्यूचुअल फंड में, वो सारा पैसा पूल होकर शेयर बाजार में आता है। इस क्वार्टर में म्यूचुअल फंड ने भी खूब ज्यादा खरीदारी करी, स्पेशली बैंक्स और आईटी स्टॉक्स की। कैरेक्टर नंबर 4 जो है बीएफआईज यानी बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंश्योरेंस। एलआईसी, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ये सब बीएफआईज ही हैं। ये भी इस क्वार्टर में बायर्स थे और इनकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि हम आगे देखेंगे। कैरेक्टर नंबर 5 जो है रिटेल इन्वेस्टर्स। हाँ, तुम और मैं, हमारे जैसे लोग जो जीरोधा या फिर ग्रो में अपना अकाउंट बना लेते हैं और बोलते हैं कि आज मैं कुछ बड़ा करूंगा। रिटेल इन्वेस्टर्स की ओनरशिप निफ्टी 500 में 8.3% है। छोटी लगती है भाई, ये नंबर है 324 बिलियन डॉलर्स का, छोटा नहीं है। अब कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं तो चलो देखते हैं इनका ड्रामा कैसे चला। एफपीआईज ने 17 बिलियन डॉलर के शेयर बेचे क्योंकि एक्सपेंसिव शेयर मार्केट की वैल्यूएशन देख के ये नाराज फूफा जी जैसे हो गए और रूठ गए। लेकिन सवाल ये है कि ये पैसा निकाला कहां से, क्योंकि ये कोई रैंडम नहीं था, काफी कैलकुलेटेड था। तो सबसे ज्यादा एफपीआई सेलिंग किस सेक्टर में हुई? पहला है बैंक्स। एचडीएफसी बैंक से एफपीआईज ने 42,400 करोड़ रुपए निकाले, एक स्टॉक एक क्वार्टर, विच इज इनक्रेडिबल। आईसीआईसीआई बैंक से 17,000 करोड़ रुपए निकाले, कोटक महिंद्रा बैंक से 11,900 करोड़ रुपए निकाले और भारती एयरटेल से 11,300 करोड़ रुपए निकाले। काफी बड़ा मैसेकर था ये दोस्तों। एक के बाद एक इंडिया के ब्लू चिप स्टॉक से एफपीआई भागते रहे जैसे कोविड लॉकडाउन अनाउंस कर दिया हो। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? देखो, एफपीआई ग्लोबली स्टॉक्स खरीदते हैं और डाइवर्सिफाई करते हैं। जब अमेरिका में इंटरेस्ट रेट हाई रेट पे मिले तो यूएस बॉन्ड ज्यादा रिटर्न्स देते हैं रिस्क के बिना।
तो एफपीआईज ये सोचते हैं इंडिया में रिस्क क्यों लूं जब यूएस में गारंटी रिटर्न मुझे मिल रहा है, और भाई यूएस में रिस्क फ्री 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी डॉलर्स में। प्लस रुपी वीक हुआ, दिसंबर 2025 में $89 रुपीस का था और मार्च 2026 में 91.5 रुपीस का हो गया। मतलब अगर एफपीआई को डॉलर में रिटर्न चाहिए तो पहले से ही 2.7% का लॉस हो गया रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करते हुए। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, एफपीआई सिर्फ बेच नहीं रहे, कुछ चीजें खरीदी भी हैं, जैसे मेटल्स एंड माइनिंग स्टॉक्स। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 10,700 करोड़ रुपए निकाले, लेकिन हिंडाल्को में 3700 करोड़ रुपए डाले, वेदांता में 4600 करोड़ रुपए डाले, पॉलीकैब में 3800 करोड़ रुपए डाले और टाटा स्टील में 2700 करोड़ रुपए डाले। इंटरेस्टिंग पैटर्न इधर देख रहे हो, एफपीआईज इंडिया की फाइनेंशियल इकोनॉमी से पैसा निकाल रहे हैं और फिजिकल कमोडिटी इकोनॉमी में पैसा डाल रहे हैं। ये ग्लोबल कमोडिटी साइकिल एक थीसिस पे बेस्ड है, जहां पर वर्ल्ड इकोनॉमी रिकवर करती है और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है तो मेटल्स चाहिए होंगे, विच इज अ वेरी स्मार्ट प्ले। अब आता है असली मजेदार पार्ट, एफपीआईज भाग रहे हैं, मार्केट धड़ाम से गिर रही है और सबको यही सोच रहा है कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया। तब एंटर करते हैं सेकंड कैरेक्टर, जो है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। 2 लाख करोड़ से ज्यादा का माल उन्होंने उठाया है इस क्वार्टर में, जो कि रफली है $27 बिलियन। ये लोग लिटरली मार्केट के नीचे नेट लेके खड़े हैं और बोल रहे हैं गिरो हम पकड़ेंगे। म्यूचुअल फंड्स की कहानी तो और ही अलग लेवल पे है भाई। जब एफपीआई एचडीएफसी बैंक बेच रहे थे तब म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे थे, जब एफपीआई इन्फोसिस बेच रहे थे तब म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे थे, जब एफपीआई पैनिक मोड में थे तब तुम्हारी एसआईपी ही चल रही थी साइलेंटली। ये इस पूरी स्टोरी का हीरो मोमेंट है। आम इंडियन इन्वेस्टर का एसआईपी हमारी मार्केट को बचा रहा है। सोचो इसके बारे में कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तुम हर महीने 5000 रुपए का एसआईपी करते हो, बोरिंग लगता है कि कुछ बड़ा नहीं कर रहे, लेकिन कलेक्टिवली म्यूचुअल फंड्स के थ्रू लाखों इंडियंस $467 बिलियन का पोर्टफोलियो के साथ बैठे हुए हैं। ये एफपीआई के $687 बिलियन से थोड़ा सा छोटा है और सिर्फ कुछ सालों पहले ये रेशियो 70:30 का था एफपीआई के फेवर में, अब 17.5 वर्सेस 11.9% पे आ गया है। इंडिया अपने मार्केट पे खुद ज्यादा रिलाय करने लगा है, कि जो बहुत ज्यादा बड़ी बात है। अब देखो म्यूचुअल फंड ने स्पेसिफिकली क्या खरीदा, बैंकिंग स्टॉक्स। हाँ, वही बैंक जहां से एफपीआई भाग रहे थे, आईटी सर्विसेज, इन्फोसिस और टीसीएस टाइप्स। और क्या बेचा, मेटल एंड माइनिंग। हाँ, वही जो एफपीआई खरीद रहे हैं। एफपीआई और म्यूचुअल फंड लिटरली ऑपोजिट बेट्स लगा रहे हैं। एक सोच रहा है कमोडिटी सुपर साइकिल आएगा, दूसरा सोच रहा है इंडिया की डोमेस्टिक ग्रोथ स्टोरी बैंक्स और आईटी ही चलाएंगे। अब करते हैं थोड़ी स्टॉक स्पेसिफिक बात, क्योंकि यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग गॉसिप है। बिगेस्ट विनर है विशाल मेगा मार्ट। एफपीआई का शेयर इसमें 15.5% से बढ़ के 22% हो गया। म्यूचुअल फंड का शेयर इसमें 23.9% से बढ़ के 28.9% हो गया और बीएफआई का शेयर 1.6% से बढ़ के 3.8% हो गया। यानी सारे इन्वेस्टर्स एक साथ आ गए इस स्टॉक में। ये वो कंपनी है जो वैल्यू रिटेल सेगमेंट में है। बेसिकली टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज के लोग जो डी मार्ट जैसे प्रीमियम जगह नहीं जाते, वो विशाल मेगा मार्ट जाते हैं। इंटरेस्टिंग थीसिस इधर ये है कि अगर इंडिया की इकोनॉमी थोड़ी सी स्लो हुई और प्रीमियम खर्चा कम हुआ तो वैल्यू रिटेल को ज्यादा फायदा मिलेगा। अब इधर एलआईसी की शॉपिंग लिस्ट देखनी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी एक अलग ही वाइब है। एलआईसी ने खरीदा फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस, मैक्स हेल्थकेयर, सिप्ला और इंडियन होटल्स, और बेचा सेल, नवीन फ्लोरिन और कोल इंडिया। एलआईसी बेसिकली हेल्थकेयर और हॉस्पिटैलिटी में ज्यादा बुलिश है और मेटल्स में बेयरिश है। पोस्ट पैंडेमिक इंडिया स्टोरी पे बेट लगा रहा है। इंडियन ज्यादा इस वाले टाइम पे हेल्थकेयर पे खर्च रहे हैं और ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, सो इट सीम्स रियली लॉजिकल। अब करते हैं सेक्टर लेवल एनालिसिस, और मैं इसे काफी सिंपल रखने वाला हूं। बैंकिंग सेक्टर में तो जैसे फुल सिविल वॉर चल रहा था। एफपीआई बेच रहे थे, म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे थे, बल्कि बीएफआई भी बेच रहे थे। ओवरऑल एफपीआई के पोर्टफोलियो में बैंक स्टॉक का शेयर 23.8% है, जहां निफ्टी 500 में बैंक का वेट सिर्फ 20% है। तो एफपीआई ऑलरेडी काफी ओवरवेट चल रहे थे डिस्पाइट ऑल द सेलिंग। मतलब उन्होंने बहुत ज्यादा पहले से ऑलरेडी खरीदा हुआ था और अभी थोड़ा सा निकाला है, फिर भी ज्यादा एक्सपोजर है कंपेयर टू द इंडेक्स। फिर आता है मेटल एंड माइनिंग सेक्टर, विच इज द सरप्राइज गेस्ट। एफपीआई खरीद रहे थे, म्यूचुअल फंड्स बेच रहे थे और बीएफआई भी बेच रहे थे। एफपीआई का थीसिस है कि ग्लोबल कमोडिटी डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि चाइना स्टेबलाइज करेगा, यूएस इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग अपनी बढ़ाएगा, तो मेटल्स की नीड होगी। म्यूचुअल फंड और बीएफआई का थीसिस ये कहता है कि मेटल्स काफी सिक्लिकल हैं। अभी इंडिया की डोमेस्टिक स्टोरी काफी ज्यादा सेफ है, तो उधर ही पैसा लगाना चाहिए।
तीसरा सेक्टर है कैपिटल गुड सेक्टर, जो कि बढ़िया चल रहा था लेकिन अब थोड़ा थका हुआ है। एफपीआई के लिए कैपिटल गुड्स अंडरवेट सेक्टर है। 6.1% शेयर है एफपीआई इसका कैपिटल गुड सेक्टर में, और कैपिटल गुड का शेयर निफ्टी 500 में 7.6% है। मतलब एफपीआई को कैपिटल गुड पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं है। इंटरेस्टिंग है काफी ज्यादा, क्योंकि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग रिकॉर्ड लेवल पे है, तो ये डिस्कनेक्ट जो भी है ये क्यूरियोसिटी पैदा करता है। फिर आता है टेलीकॉम सेक्टर, जो है एफपीआई का फेवरेट। भारती एयरटेल के थ्रू एफपीआई टेलीकॉम में ओवरवेट है, 5.3% पोर्टफोलियो में है वर्सेस 3.8% इंडेक्स वेट। जियो और एयरटेल की ड्यूओपोली जो इंडिया में चल रही है, जिसकी वजह से डेटा कंजम्पशन काफी बढ़ रहा है और एवरेज रेवेन्यू पर यूजर भी बढ़ रहा है, जो कि एफपीआई के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टोरी है। यार अब हम पूरी कहानी को एक स्टेप बैक से देखते हैं। एफपीआई होल्डिंग निफ्टी 500 में 18.3% से गिर के 17.5% पे आ गई। डीआईआई होल्डिंग निफ्टी 500 में 18.5% से बढ़ के 19.5% पहुंच गई। पहली बार ऐसा हुआ है कि डीआईआई ने एफपीआई को ओवरटेक किया है ओनरशिप में। ये एक हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट मोमेंट है दोस्तों, क्योंकि एक जमाना था जब एफपीआई आते थे तो मार्केट उठती थी, एफपीआई जाते थे तो मार्केट गिरती थी। हम उनके मूड के काफी बड़े स्लेव्स थे, लेकिन आज हम थोड़ा ज्यादा अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं। ये एसआईपी रेवोल्यूशन की वजह से हो रहा है। जब तुम फ्रस्ट्रेशन में भी एसआईपी बंद नहीं करते, जब मार्केट गिर रही हो तब भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं रोकते, तो तुम लिटरली इंडिया को फाइनेंशियल सॉवरेनिटी की तरफ लेके जा रहे हो। ओके, तो अब मैं तुम्हें कुछ टेक अवेज देता हूं सिंपल वाले। टेक अवे नंबर 1, एफपीआई सेलिंग हो रही है लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। टेक अवे नंबर 2, तुम्हारी एसआईपी ही इस वाले टाइम पे हीरो है। टेक अवे नंबर 3, स्मार्ट मनी ऑपोजिट बेट्स लगा रहे हैं। एफपीआई मेटल्स में काफी बुलिश हैं, म्यूचुअल फंड बैंकिंग में काफी बुलिश हैं। दोनों गलत नहीं है, सिर्फ अलग हैं। तुम्हारा काम है अपनी थीसिस को डिसाइड करना और उसे स्टिक करना, बल्कि पैनिक में सेलिंग नहीं करना। टेक अवे नंबर 4, इंडिया का मार्केट मैच्योर हो रहा है। डीआईआईज ने एफपीआई को ओवरटेक कर लिया ओनरशिप टर्म्स में। ये एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। इंडिया अब अपनी मार्केट को खुद चला सकता है पार्शली। ये बहुत बड़ी बात है लॉन्ग टर्म के लिए। टेक अवे नंबर 5 जो है मार्केट टाइमिंग बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। सेंसेक्स 85,000 पे भी एक्सपर्ट्स बोल रहे थे कि बढ़ेगा, 71,000 पे भी एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि ये गिरेगा। कोई नहीं जानता, ना तुम, ना मैं और ना कोई एफपीआई। तो इन्वेस्ट करो, डाइवर्सिफाई करो और सो जाओ चैन से। और अगर ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगी हो तो लाइक बटन जरूर दबाना। सीरियसली, YouTube एल्गोरिथम को पता चलना चाहिए कि लोग स्मार्ट फाइनेंशियल कंटेंट चाहते हैं, ना कि सिर्फ 5 स्टॉक जो 10 गुना होंगे वाली क्लिकबेट। कमेंट्स में जरूर बताना क्या तुमने इस मार्केट करेक्शन में अपनी एसआईपी बंद करी या चलाते रहे। मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूं। शेयर करो इसको अपने उन दोस्तों के साथ जो हर बार मार्केट गिरने पे व्हाट्सएप पे रोते हैं। शायद ये वीडियो उन्हें थोड़ा कंफर्ट दे सके। और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूं आपका दोस्त और इकोनॉमिस्ट सत्य गुप्ता। टेक केयर, स्टे स्मार्ट, जय हिंद।